पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1757 में इसकी स्थापना भारत में होती है। वैसे तो कंपनी की 1600 में स्थापना होती है, लेकिन भारत में ये राजनीतिक तौर पे 1757 में आती है प्लासी के युद्ध के दौरान। उसके बाद 1764 में बक्सर ने प्लासी के कार्य को पूरा किया। उसके बाद 1793 में कार्नवालिस साम्राज्यवादी नीति का। उसके बाद 1798 में लॉर्ड वेल्लेसली ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के लिए उसने सहायक संधि को अपनाया, सब्सिडायरी सिस्टम को अपनाया। इस सहायक संधि के तहत उसने सबसे पहले 1798 में निजाम हैदराबाद, क्योंकि निजाम से वो संधि क्यों करना चाहता था? हैदराबाद में जो फ्रांसीसियों की कंपनी थी, सैनिक कंपनी, उसको भंग करवाना चाहता था इस उद्देश्य से। वैसे तो निजाम नाराज हुआ, घूम रहा था, लेकिन जैसे ही वेल्लेसली ने संधि का प्रस्ताव भेजा, निजाम राजी हो जाता है। वो राजी होकर इस पे सहायक संधि लगा दी जाती है। इसके बाद 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर के राज्य में भी के दो भाग बना देता है वेल्लेसली। एक भाग ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है, दूसरा भाग वहां के एक अक्षत्रिय शासक प्रताप सिंह को वहां का शासक बना देता है। वो बिल्कुल उसकी कहे के अनुसार चलता है। इस प्रकार से ये संधि मैसूर से लगने से अब अरब सागर की तरफ से कोई भी यूरोपियन शक्ति ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से एंट्री नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट लेंगे 1801 में अवध पे, 1802 में पेशवा पे, 1803 में देवगांव की संधि के तहत, 1803 में मराठों में, 1804 में सिंधिया पे। तो सहायक संधि के तहत जो ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्यवादी नीति थी, वेल्लेसली ने ब्रिटिश साम्राज्य को काफी बढ़ाया। तो इस साम्राज्यवादी नीति से जो साम्राज्य सहायक संधि के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिले थे, वो आगे चल के 1857 की क्रांति के विद्रोह का प्रमुख कारण था। एक पॉइंट। नेक्स्ट लेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत। ये लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 56, इसके तहत 1848 में सतारा, 49 में जैतपुर, संबलपुर, 50 में बागार, 51 में उदयपुर, 53 में झांसी, 54 में नागपुर और इसके अलावा युद्धों से भी राज्य मिलाए गए थे। 1849 में पंजाब को मिलाया गया, 50 में सिक्किम को, 52 में बर्मा एवं लोअर बर्मा पेगू के क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। नेक्स्ट, जिन साम्राज्यों को लैप्स के सिद्धांत के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, वो शासक, वहां के देशी शासक 1857 की क्रांति में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नेक्स्ट लेंगे हम अवध का विलय, अनेक्सेशन ऑफ अवध। वाजिद अली शाह उस समय यहाँ का शासक था। लॉर्ड डलहौजी ने उस पे कुशासन का आरोप लगा के उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। परिणाम स्वरूप जो राज्य ही ब्रिटिश साम्राज्य में मिले, ये 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम इल ट्रीटमेंट विद नाना साहिब एवं रानी ऑफ झांसी। झांसी की रानी और नाना साहिब के साथ दुर्व्यवहार क्या किया? नाना साहिब बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था। उससे 1802 में सहायक संधि लगा दी गई थी। उसके राज्य में आंतरिक कलह हो गया था। नाना साहिब को फिर उसका दत्तक पुत्र था। इसका उत्तराधिकारी डलहौजी ने नहीं माना इसको, ये विरोधी हो गया अंग्रेजों का। नेक्स्ट, रानी ऑफ झांसी भी ऐसी हुआ। झांसी की रानी गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उसके पुत्र दामोदर राव को उसका उत्तराधिकारी नहीं माना। परिणाम स्वरूप नाना साहिब एवं रानी झांसी की रानी ने दोनों ने मिलकर 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे डी रिस्पेक्ट ऑफ मुगल एम्परर, मुगल सम्राटों का असम्मान करना। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, मुगल सम्राटों का अपना सम्मान करती थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने मुगल शासकों का सम्मान करना बंद कर दिया। और सबसे 1856 में जब लॉर्ड कैनिंघम ने ये घोषणा की
कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद मुगल शाह इसकी उत्तराधिकारियों को लाल किले से बाहर निकाल दिया जाएगा, लाल किले से बाहर निकाल दिया जाएगा। तब उसकी रानी जीनत बेगम जीनत महल ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। नेक्स्ट लेंगे इफेक्ट ऑफ क्रीमिया एंड अफगानिस्तान वार। क्रीमिया का युद्ध 1856 स्थान अंग्रेजों को काफी हानि हुई। उससे पहले 1841-42 में अफगानिस्तान के साथ युद्धों में पराजित हुए। तब भारतीय देशभक्तों को यह विश्वास हुआ कि भी हम भी ब्रिटिश अंग्रेजों को हम पराजित कर सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया ना, राजनीतिक कारण। अब नेक्स्ट लेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव काजेज, प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक में सबसे पहले लेंगे फॉरेन नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य का स्वरूप था जो वो विदेशी था। क्यों विदेशी था? इससे पहले भी विदेशी शक्तियां भारत में आई हैं, ईरानी, यूनानी, शक, कुषाण, ये सब मुगल, ये सब यहाँ तुर्क भारत में रहे, यहां से धन कमाया, यहाँ यही धन को लगाया। इसके अलावा यहाँ पे वैवाहिक जीवन संबंध स्थापित कर लिए, भारतीय समाज में घुल मिल गए। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया, यहां से धन कमाया और इंग्लैंड ले गए, और इंग्लैंड से यहां से कच्चा माल ले गए, वहां पक्का के 2 और 3 गुना रेटों में बेच दिया। यानी कि यहाँ के धन से यहाँ का जो भारत का पैसा था वो इंग्लैंड जाने लगा। इसीलिए तो कहा गया ना कि अंग्रेजी साम्राज्य की जो स्वभाव था, वो स्वरूप था, वो विदेशी था। इस विदेशी स्वरूप के कारण भारतीय उनकी विरुद्ध हो गए। नेक्स्ट लेंगे इंडियन डिप्रीव्ड फ्रॉम हाई पोस्ट। भारतीयों को उच्च पदों से पर नहीं लगाया जाता था, उनको वंचित किया जाता था। चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, लेकिन भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था, जिससे भारतीय अपना अपमान समझते थे। परिणाम स्वरूप भारतीय 1857 की क्रांति के लिए तैयार हो गए। नो इंडियन इन ब्रिटिश काउंसिल, किसी भी भारतीय को ब्रिटिश काउंसिलों का हिस्सा नहीं बनाया जाता था। जो ब्रिटिश काउंसिल होती थी उसमें भारतीयों को नहीं लिया जाता था। परिणाम स्वरूप भारतीय के विरुद्ध हो गए। नेक्स्ट लेंगे हम अनपॉपुलरिटी ऑफ ब्रिटिश जुडिशरी सिस्टम, यानी कि ब्रिटिश भारतीय न्यायपालिका का की अप्रियता। हालांकि अंग्रेजों ने अनेक दीवानी न्यायालय स्थापित किए। अपील संबंधी न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो आजकल कहते हैं, वो कलकत्ता में स्थापित किया गया। लेकिन यहाँ पे जो ब्रिटिश न्याय प्रणाली थी उसमें खामियां थी। खामियां क्या थी? एक तो फारसी भाषा से माध्यम को इंग्लिश बना दिया गया, जो अंग्रेजी भाषा केवल अंग्रेज ही पढ़ सकते थे उसमें पे। दूसरा क्या था? जो अपील संबंधी मुकदमे करने के लिए कलकत्ता जाना पड़ता था, जो बहुत ही कॉस्टली होता था। आम व्यक्ति इस खर्च को वहन नहीं कर सकता था। परिणाम क्या हुआ? धनी व्यक्तियों द्वारा आम व्यक्तियों के हितों को दबा दिया जाता था। इसीलिए ब्रिटिश न्याय प्रणाली अलोकप्रिय हुई। इस अलोकप्रियता के कारण जो प्रशासनिक कारण रहे, ये 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण बने। नेक्स्ट लेंगे हम इकोनॉमिक काजेज, आर्थिक कारण। पहला कारण लेंगे हम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक शोषण। ये आर्थिक शोषण कैसे किया? अंग्रेजों ने भारतीयों का यहां से व्यापार, कच्चा माल लिया, उसको पका के 2 या 3 गुना रेट पे दोबारा से भारत में बेचा। इस प्रकार से यहां से धन का प्रवाह इंग्लैंड की तरफ चला गया और भारतीय व्यापारियों पे कर लगा दिया, और ब्रिटिश व्यापारियों को कर मुक्त व्यापार करते थे। परिणाम स्वरूप भारतीयों का इन्होंने खूब आर्थिक शोषण किया। नेक्स्ट लेंगे पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और निर्धनता। गरीबी एवं बेरोजगारी कैसे हुई? गरीबी तो कुटीर उद्योगों का पतन हो गया, हस्तशिल्प उद्योगों का, इस कारण से गरीबी पैदा हुई। और इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ कुटीर उद्योगों का पतन होने के बाद उनको खेती, जो यहाँ से खेती के कार्य भी नहीं कर सकते थे, और उद्योगों का भी पतन हो गया। परिणाम स्वरूप भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई। नेक्स्ट लेंगे डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री एंड ट्रेड, कुटीर उद्योगों एवं व्यापार का पतन। कुटीर उद्योगों का पतन इंग्लैंड में या यूरोप में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति आने से क्या हुआ?
जो हस्तशिल्प उद्योग थे उनकी बराबर में मशीनी माल कई गुना अच्छा था, कम समय में तैयार होता था, क्वालिटी अच्छी थी, कीमत भी कम थी। परिणाम स्वरूप भारतीय कुटीर उद्योगों का पतन हो गया और भारतीय व्यापार का पतन, भारतीय व्यापारियों पे कर लगाया। इंग्लैंड के जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत व्यापार से कंपनी का आधिपत्य समाप्त हो जाता है। अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत में आके व्यापार कर सकता था बिना कर दिए। तो परिणाम स्वरूप भारतीय कुटीर उद्योगों का और व्यापार का पतन होने से भारतीय ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो गए। फॉल्टी रेवेन्यू सिस्टम, अब ये दोषपूर्ण जो राजस्व प्रणाली थी वो क्या थी, भारत में इन्होंने जो कर प्रणाली लगाई, चाहे वो महलवाड़ी हो चाहे वो रैयतवाड़ी हो, इन सब जो रेवेन्यू सिस्टम की जो प्रणालियां थी ये सभी दोषपूर्ण थी। इससे क्या होता था, जो कर था वो किसानों का लगभग 70% तक उनका कहते तो 1/3 थे, लेकिन 70% तक अकाल और महामारियों में 70% से भी ज्यादा कर ही ले लेते थे। चाहे वो स्थायी बंदोबस्त हो, चाहे वो महलवाड़ी हो, चाहे वो रैयतवाड़ी हो, तीन व्यवस्थाएं थी ना करवाने की इन्होंने। रैयत में सीधा किसान से लेते थे, महल में कलेक्टिवली पूरे गांव से एक बार कर लिया जाता था। और इसके अलावा परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो बनाया था 10 वर्ष के लिए। तो इसी ब्रिटिश साम्राज्य को तो फायदा हुआ, लेकिन भारतीय किसानों को नुकसान हुआ। भारतीय किसान बर्बादी की तरफ बढ़ने लगे। तो ये जो फॉल्टी रेवेन्यू सिस्टम था इनका, दोषपूर्ण न्याय प्रणाली 1857 की क्रांति के लिए प्रमुख कारण बनी। इससे नेक्स्ट लेंगे हम सोशल एंड रिलीजियस काजेज, सामाजिक एवं धार्मिक कारण। सबसे पहले ब्रिटिशर भारतीय जो अंग्रेज भारतीयों को निमन समझते थे, उनको उनकी समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था, उनको सार्वजनिक स्थानों पर घूमने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने जिन रेल के डिब्बों में अंग्रेज यात्री सवारी करते थे उनमें सवार होने की अनुमति नहीं थी। परिणाम स्वरूप उनसे समानता का व्यवहार न करना, उनको इंफीरियर फील कराना, ये इस क्रांति का प्रमुख कारण बना। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में शिक्षा, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली यानी कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को लागू किया गया। हालांकि ये रियलिटी में जरूरत कहां पड़ी, कंपनी को सस्ते कलरकों की जरूरत पड़ी। अब वो इंग्लैंड से लाएंगे तो बहुत खर्च होता था, इसलिए उन्होंने भारत में ही अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में लॉर्ड मेकाले ने इसको 1835 में शिक्षा का माध्यम बना दिया। इस अंग्रेजी शिक्षा को भारतीय रूढ़िवादी अपनी परंपरा के विरुद्ध मानते थे, अपनी परंपरा के विरुद्ध मानते थे। परिणाम स्वरूप ये शिक्षा का विकास इसका प्रमुख कारण बना, सामाजिक एवं धार्मिक। नेक्स्ट लेंगे सामाजिक सुधार, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा कम, लॉर्ड डलहौजी ने विडो मैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, नर बलि प्रथा आदि सामाजिक बुराइयों का विरोध किया, उनको कानूनी तौर से बंद कर दिया और भारतीय समाज सुधारकों ने भी उनका सहयोग दिया। लेकिन रूढ़िवादी व्यक्ति इसको अपनी परंपराओं के विरुद्ध मानते थे। नेक्स्ट लेंगे स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई धर्म का प्रचार जो ब्रिटिश सरकार ने किया, इससे भारतीय ब्रिटिश सरकार की विरोधी हो गए। अंतिम लेंगे हमें मिलिट्री काजेज, सैनिक कारण। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन इन आर्मी, आर्मी में भारतीयों को से समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था, इनमें अंतर था, इनको निमन, बर्बर, हबसी आदि कहा जाता था। परिणाम स्वरूप भारतीय अपना इसे अपमान समझते थे। नेक्स्ट लेंगे मीट सैलरी एंड अलाउंसेस, कम सैलरी एवं भत्ते। भारतीयों को बराबर की योग्यता होने पर भी भारतीय सिपाहियों को बराबर का वेतन नहीं दिया जाता था। परिणाम स्वरूप बराबर की योग्यता होने पर बराबर वेतन न मिलने से भारतीय ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो गए। अंत में लेंगे इमीडिएट इफेक्ट, तत्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस प्रयोग में लाना। 1857 में, मार्च 1857 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सैनिकों को एनफील्ड राइफलें
चलाने के लिए कहा, जिस पर सुअर एवं चर्बी का सुअर एवं गाय की चर्बी लगी हुई थी, वो जो मुंह से ओपन करने पड़ते थे। परिणाम स्वरूप भारतीय सैनिकों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब मेरठ में मंगल पांडे नामक सैनिक ने सबसे पहले उसको कहा कि आप ये कारतूस चलाओ। उसने 2 अंग्रेज अधिकारियों की मौत कर दी और यहां से क्रांति की शुरुआत हुई। अब निष्कर्ष रूप में हम कहेंगे 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों में सबसे पहले राजनीतिक कारण, उसके बाद लेंगे हम प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण और अंत में लेंगे सैनिक कारण और सबसे लास्ट में लेंगे हम तत्कालिक कारण, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। यहां से क्रांति की शुरुआत होती है।